My dear students, good morning to all of you. In this video, we shall see verb, complement and object. वर्ब क्रिया, आप क्रिया से परिचित हैं। क्रिया की अंग्रेजी में परिभाषा है द वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड द वर्ब. The word which indicates an action, state or possession is called the verb. बच्चों, क्रिया वह शब्द होती है जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध होता है. मैंने यहाँ 4 चीजें लिखा है: बीइंग, स्टेट, पोजीशन, एक्शन. क्रिया से इन 4 चीजों का बोध होता है. किसी व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध होता है, किसी व्यक्ति के स्थिति का, स्टेट का पता चलता है. क्रिया वह शब्द होती है जिससे अधिकार या स्वामित्व का बोध होता है. यह शब्द पजेस से बना है, POSSES. पजेस मीन्स होता है रखना, पोजीशन मीन्स स्वामित्व या अधिकार, एक्शन मीन्स कार्य. हम अपने शब्दों में कह सकते हैं कि क्रिया वह शब्द होती है जिससे बीइंग, स्टेट, पोजीशन एवं एक्शन का बोध होता है. हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं. देखिए, मैंने हिंदी में लिखा है राम एक किसान. मैं जानबूझकर यहाँ है का प्रयोग नहीं किया. जब तक है का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक राम के एक किसान होने का बोध नहीं होगा. यदि हम केवल इतना ही लिखें राम एक किसान, तो राम के किसान होने का बोध नहीं होगा. हम जानते हैं कि यहाँ है का प्रयोग होगा, हम है लिख सकते हैं. मैंने अंग्रेजी में पूरा वाक्य लिखा है राम इज अ फार्मर. तो इस इज शब्द का जो फंक्शन है, जो रोल है, वह क्या है? वह राम के किसान होने का बोध करा रहा है. अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया वह शब्द होती है जिससे किसी व्यक्ति के कुछ होने, प्रायः व्यक्ति के किसी पेशा का बोध होता है. राम इज अ फार्मर, ही इज अ डॉक्टर, आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट. तो प्रायः इस बीइंग का बोध इज, एम, आर, वाज, वर से होता है. आप जानते हैं बी क्रिया के अंतर्गत 5 क्रियाएं आती हैं: इज, एम, आर, वाज, वर. तो हम ऐसे कहें कि बी क्रिया के अंतर्गत जो ये 5 आती हैं उनसे किसी व्यक्ति के कुछ होने या किसी वस्तु के होने का बोध होता है. देखिए, मैंने आगे लिखा है दिस इज अ बुक. यह एक पुस्तक. मैं भी यहाँ है का प्रयोग नहीं किया हूँ. यह एक पुस्तक. जब तक हम यहाँ है का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक पुस्तक के होने का बोध नहीं होगा. इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि क्रिया वह शब्द होती है जिससे किसी व्यक्ति के कुछ होने या किसी वस्तु के होने का बोध होता है. आगे लिखा है स्टेट मीन्स दशा, स्थिति. यहाँ देखिए, मैंने उदाहरण लिखा है सी इज हैप्पी. वह प्रसन्न है. यहाँ हैप्पी शब्द एडजेक्टिव है. यहाँ इज से कर्ता के स्थिति, स्टेट का पता चल रहा है. वह किस दशा में है, उसका क्या स्थिति है, तो सी इज हैप्पी. आगे है ही इज इन द ऑफिस. वह कार्यालय में है. यहाँ इज क्रिया से इस वाक्य के सब्जेक्ट के स्थिति का पता चल रहा है. तो हम कह सकते हैं कि क्रिया वह शब्द होती है जिससे स्टेट का बोध होता है, जिससे स्थिति का पता चलता है. आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ. यहाँ एम क्रिया से मेरे घर पर होने का बोध हो रहा है. तो क्रिया वह शब्द होती है जिससे बीइंग का बोध होता है, स्टेट का बोध होता है. पोजीशन आप नीचे की कक्षाओं से पढ़ते आए हैं. मेरे पास एक पुस्तक है, आई हैव अ बुक. यहाँ देखिए, मैंने लिखा आई हैव अ पेन. मेरे पास एक कलम है. इस हैव क्रिया से, आप हैव का अर्थ जानते हैं पास, हैव क्रिया से स्वामित्व या अधिकार का बोध होता है. इस क्रिया से यह पता चलता है कि वाक्य के कर्ता के अधिकार में या वाक्य के कर्ता के स्वामित्व में कोई वस्तु है. इसके अंतर्गत आप जानते हैं हैव, हैड एवं हैड क्रियाएं आती हैं. भूतकाल में हैड का प्रयोग किया जाता है. तो इस तीसरे ग्रुप से स्पष्ट है हैव, हैड एवं हैड. इन तीनों क्रियाओं से स्पष्ट है कि क्रिया वह शब्द होती है जिससे पोजीशन का बोध होता है, स्वामित्व या अधिकार का बोध होता है. एक्शन मीन्स होता है कार्य. आप संक्षेप में
पूछने पर बताते हैं वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। तो उस क्रिया का आशय मुख्य क्रिया से होता है, ऐसी क्रिया जिससे कार्य के करने या होने का बोध होता है और उसके अंतर्गत मेन वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए लिखा राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। तो खेलना शब्द जो है एक्शन का बोध करा रहा है। ही राइट्स एनएस से वह एक निबंध लिखता है। लिखना एक एक्शन का नाम, एक इससे एक्शन का बोध हो रहा है। तो इस तरह से इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि क्रिया वह शब्द होती है जिससे बीइंग, स्टेट, पोजीशन एवं एक्शन का बोध होता है। आगे देखिए लिखा कंप्लीमेंट, पूरक। यह एक नया टॉपिक है। पूरक मीन्स होता है पूरक। हम अपने शब्दों में कह सकते हैं वह शब्द जो वाक्य में किसी दूसरे शब्द का अर्थ या मतलब पूरा करता है उसे हम पूरक कहते हैं। A word or a group of words that completes the meaning of other word in a sentence is called complement. एक शब्द या शब्दों का समूह that completes जो पूरा करता है the meaning of other word माने दूसरे शब्द का अर्थ in a sentence एक वाक्य में is called complement. complement कहलाता है। पूरक वह शब्द होता है या शब्दों का वह समूह होता है जो वाक्य में लिंकिंग वर्ब के अर्थ को पूरा करता है, या हम कह सकते हैं दूसरे शब्द का अर्थ या मतलब पूरा करता है, हम उसे पूरक कहते हैं। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, यदि एम के बाद स्टूडेंट का प्रयोग न किया जाए तो इस एम का अर्थ पूरा नहीं होगा। आई एम ए स्टूडेंट, ये एम लिंकिंग वर्ब है, इज लिंकिंग वर्ब है। कॉम्प्लीमेंट से संबंधित और बातें मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। आगे देखिए लिखा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़े उसे कर्म कहते हैं। हमें जानना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट दोनों में अंतर होता है। हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग किसी मेन वर्ब के बाद करते हैं और कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग प्रायः लिंकिंग वर्ब के बाद, इज, एम, आर, वाज वर्ग क्रियाओं के बाद हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, पूरक का प्रयोग करते हैं। क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़े उसे कर्म कहते हैं। An object is a noun phrase or a pronoun that is affected by the action of a verb. यह क्रिया के एक्शन के द्वारा प्रभावित होता है। आप जानते हैं यह दो प्रकार का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु, निर्जीव वस्तु से संबंधित होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति से संबंधित होता है। क्या लगाकर प्रश्न पूछने के उत्तर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है और किसे, किसको, किससे लगाकर प्रश्न पूछने के उत्तर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, देखिए मैंने लिखा रिजल्ट ऑफ एक्शन। जो एक्शन होता है, जो कार्य होता है, उसका परिणाम ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट की चर्चा अलग से आपको करूंगा। संक्षेप में इंट्रोडक्शन के अंतर्गत जो भी बातें मैंने बताया है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग उसको समझे होंगे। धन्यवाद।